अस्सलाम वालेकुम। ये बीए फर्स्ट ईयर के उर्दू का सबक नंबर 1 है। इसका सवाल नंबर 1 है, आर्य असल कहाँ के रहने वाले थे? आर्य असल कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जवाब है, आर्य असल वस्त एशिया के रहने वाले थे। पहाड़ी खुश्क इलाके के रहने वाले थे, यानी वस्त एशिया में पहाड़ी खुश्क इलाका था, उस इलाके के आर्य रहने वाले थे। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे कौन थे? तो इसका जवाब देखते हैं, हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे कौन थे? तो हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे निग्रोटो थे। निग्रोटो, जो कि यहाँ पहले से रह रहे थे, हिंदुस्तान में आर्यों के आने से पहले वो यहाँ आ चुके थे, निग्रोटो। अगला सवाल है, कयासन दुनिया में मशहूर ज़ुबानों की तादाद कितनी है? तो कयासन दुनिया में मशहूर ज़ुबानों की तादाद 2796 है। अगला सवाल है, दुनिया की तमाम ज़ुबानों को कितने लिसानी ग्रोहों में तकसीम किया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है कि दुनिया के तमाम ज़ुबानों को कितने लिसानी ग्रोहों में तकसीम किया गया। जवाब 8 अहम ग्रोहों में। अब ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि जो ऊपर सवाल है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए बार बार हम ऊपर नहीं जाएंगे। हिंद ईरानी को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो 2 ख़ानदानों में तकसीम किया गया है, ईरानी ख़ानदान और हिंद आर्याई ख़ानदान। हिंद ईरानी ख़ानदान को 2 ख़ानदानों में बांटा गया है। पहला ख़ानदान का नाम ईरानी ख़ानदान, दूसरा हिंद आर्याई ख़ानदान। हिंद आर्याई के इर्तिका को आमतौर पर कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो इसका जवाब है 3 अदवार में। पहला संस्कृत, दूसरा वस्त पाली भाषा, और तीसरा जो है वो अपभ्रंश है। संस्कृत की कदीम शक्ल क्या है? तो उसकी कदीम शक्ल वैदिक संस्कृत ज़ुबान है। उस्ता हिंद आर्याई के कितने अदवार हैं? उस्ता हिंद आर्याई के कितने अदवार हैं? 3 अदवार बताया गया, 3 अदवार है। पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा है उस्ता हिंद आर्याई और तीसरा है अपभ्रंश। तो यहाँ जो बीच वाला है उस्ता हिंद आर्याई, ये कितने अदवारों मुश्तमिल है? तो ये भी 3 अदवारों मुश्तमिल है। पहला अदवार जो है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने से 500 साल पहले कब्ल मसीह में है। 500 कब्ल मसीह से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश तक, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश से लेकर के 500 ईस्वी तक, और उसके 500 ईस्वी के बाद से 1000 ईस्वी तक, फिर वहाँ से अब जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान शुरू हो जाती है। तो 1500 साल पर ये मुश्तमिल है वस्त हिंद आर्याई अदवार। तो इसका जवाब ये 3 अदवार, 500 साल पर मुश्तमिल हर एक तौर उस वस्त हिंद आर्याई का। गौतम बुद्ध की मजहबी तालीमात किस ज़ुबान में पेश की गई? तो ये पाली प्राकृतिक ज़ुबानें पेश की गई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 500 साल कब्ल मसीह में हुआ था। 500 साल उस वक्त पाली भाषा, उस वक्त प्राकृतिक भाषा बोली जाती है। प्राकृतिक कहते हैं संस्कृत वो भी होती है, लेकिन वो संस्कृत एकदम शुद्ध नहीं होती है, उसमें कुछ मिलावट होती है, टूटी फूटी रहती है, इसीलिए उसको प्राकृतिक बोलते हैं। तो एक शुद्ध प्रकृति थी अपने आप में, तो उसको पाली प्राकृतिक ही बोलते थे, असल प्राकृतिक जिसे कहते थे। तो उसी भाषा में गौतम बुद्ध ने अपनी तालीमात दी थी। उर्दू का लिसानी ख़ानदानी सिलसिला किससे जा मिलता है? तो ये संस्कृत से जा मिलता है, क्योंकि संस्कृत से पैदा होती है प्राकृतिक से पैदा होता है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें, और उसी में उर्दू हिंदी वगैरह ज़ुबानें पैदा होती हैं। तो इस तरह से उर्दू का रिश्ता डायरेक्ट किससे है? संस्कृत से। मुख्तसर जवाब हमें सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, ग्रीसन के मुताबिक जिन जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें कितनी हैं, उनके नाम बताइए।
तो गीसन जो है एक माहिर लिसानियात है, यानी ज़ुबानों का माहिर। उसने ज़ुबानों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, स्टडी की, उसे ज़ुबानों के बारे में बहुत मालूमात है, उसकी तारीख़ क्या है, कौन की बोली कैसी बोली जाती है वगैरह वगैरह। तो ग्रीसन एक जो है बहुत बड़ा अदीब है। तो ये ग्रीसन के मुताबिक जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें कितनी हैं, उनके नाम बताइए। तो जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को उनकी खुसूसियत की बुनियाद पर माहिर लिसानियात जॉर्ज ग्रीसन, पूरा नाम क्या था, जॉर्ज ग्रीसन ने जॉर्ज ग्रीसन ने 4 गिरोहों में तकसीम किया है। जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को 4 गिरोहों में तकसीम किया गया है, जो इस तरह है। नंबर 1 बैरूनी ज़ुबानें, नंबर 2 वस्ती ज़ुबानें, नंबर 3 अंदरूनी ज़ुबानें, नंबर 4 पहाड़ी बोलियाँ। इन 4 ज़ुबानों में हिंद आर्याई जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को माहिर लिसानियात जॉर्ज ग्रीसन ने बांटा है। अब सवाल नंबर 2 है कि हिंदुस्तान में आर्यों की आमद और उसके बाद के हालात पर रोशनी डालिए। इसका जवाब है, आर्य कौम के लोग 1500 कबील मसीह में अपने वतन वस्त एशिया से रवाना हुए, ईरान अफ़गानिस्तान में कुछ अरसा ठहर कर हिंदुस्तान आए और फिर यहीं के होकर रहे। हिंदुस्तान आमद पर उनका मुकाबला मकामी बाशिंदों द्राविड़ियों से हुआ था। आर्यों ने उन्हें जुनूब की तरफ ढकेल दिया और खुद शुमाली हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। द्राविड़ी वो कौम है जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी बोलियाँ बोलती है, इसलिए आज भी साउथ इंडिया में ये बोलियाँ बोली जाती है। वो असल में द्राविड़ी हैं जिनको आर्यों ने ढकेल दिया था जुनूब की तरफ, और खुद शुमाली इलाके में आर्यों ने रहना शुरू कर दिया था। ये पूरी तारीख आप किताब में पढ़ सकते हैं डिटेल से। यहाँ उसका छोटा सा जवाब है। और सवाल नंबर 3 देखते हैं, अपभ्रंश किसे कहते हैं। अपभ्रंश के अक़साम बयान कीजिए। अपभ्रंश, तो पहले ये समझिए कि पहले संस्कृत ज़ुबान थी, आर्यों की भाषा, वो थोड़ा सा टूट फूट गया तो प्राकृतिक बना, फिर उसे मज़ीद तगय्युरात हुए कवायद के, तो फिर अपभ्रंश पैदा होता है। ये से अपभ्रंश का मतलब हुआ टूटा फूटा, भड़का हुआ, भ्रंशित, टूटा फूटा, भड़का हुआ। तो उसी तरह वो ज़ुबान इतना बदल गया तो उसको भ्रंश कहा जाने लगा। था संस्कृत ही वो भी। तो अब यहाँ जवाब सुन लीजिए कि अदबी प्रकृतियों के बाद अपभ्रंश का इर्तिका अमल में आया। अब अदबी प्रकृति क्या है, तो इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। यह प्रकृति के इर्तिका की तीसरी और आखिरी शक्ल है। मैंने कहा प्रकृति 3 अद्वारों मुश्तमिल है, जिसको वस्त हिंद आर्याई ज़ुबान कहते हैं। उन तीनों प्राकृतिक फैला हुआ है। तो पहला प्राकृतिक पाली प्राकृतिक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्राकृतिक शुरू होता है, फिर उसके बाद ये प्राकृतिक अदबी प्राकृतिक आता है। इसलिए इससे तीसरी प्राकृतिक भी कहते हैं। सबसे पहले पाली प्राकृतिक, फिर अदबी प्राकृतिक, और उसके बाद तीसरी जो आती है उसको कहते हैं अपभ्रंश प्राकृतिक। ये तीसरी प्राकृतिक, इसके फौरन बाद जदीद ज़ुबानें पैदा होने लगी थी, जो कि 1000 कबल मसीह के बाद, 1000 ईस्वी के बाद। अपभ्रंश का इर्तिका 500 से 1000 तक चलता रहा, ठीक है। अपभ्रंश की 5 किस्में हैं। शूरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, उर्दू मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, शुमाल मगरबी अपभ्रंश। ये जिन जगहों में जो ज़ुबानें फैली उसका इर्तिका हुआ, उसी जगह के मुनासिब से उसका नाम रख दिया। महाराष्ट्र में फैला तो महाराष्ट्र अपभ्रंश हो गया, शुमाल मगरबी में शुमाल मगरबी अपभ्रंश, मगध में मगध, एक जैसे कि अभी जो बिहार, कर्नाटक, अगर बिहार, झारखंड, पटना वगैरह का जो इलाका है उसको मगध पुराने ज़माने में कहते थे। मगध का ही बादशाह था मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत मशहूर बादशाह है मगध का। ईसा से 300 साल पहले इसकी हुकूमत थी। इसी के ख़ानदान में आगे चलकर अशोक पैदा होता है। तो वो जिस इलाके का बादशाह था उसको मगध कहते थे। मगध में जो ज़ुबान इर्तिका पजीर हुई उसको मागधी अपभ्रंश कहते हैं। तो ये 5 ज़ुबानें हो गई, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। उर्दू की लिसानी साख्त, ढांचे और कुंडे पर अपनी मालूमात का इजहार कीजिए। तो उर्दू की लिसानी साख्त, ढांचे और कुंडे पर हिंद आर्याई अनासिर के नुक़ूश साफ नज़र आते हैं। ये अनासिर हमें हिंद आर्याई तहज़ीब की याद दिलाते हैं, जो आर्यों के दाखिले हिंद के बाद से यहाँ पनपना शुरू हुई है। उर्दू पर हिंद आर्याई ज़ुबान और उसकी कौम के साथ नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हीं से ये उर्दू ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता निकली है।
सूती ढांचा, अब क्या मुनासिबत है, ढांचे में क्या मुमासिलत है, उसको बयान कर रहे हैं कि सूती ढांचा। उर्दू में 48 सूतिये फोनेम्स पाए जाते हैं, मसलन पानी और बानी। उर्दू मुसम्मतें यानी कॉन्सोनेंट हैं। मुसम्मतों की बड़ी तादाद संस्कृत और प्राकृतिक से उर्दू में दाखिल हुई, जैसे भ, फ, थ, ढ वगैरह। ये सब कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट यानी असल वर्ड, जैसे कि वोवेल को हटा दीजिए, जो भी बचेगा, जो वर्ड बचेगी उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो उर्दू में कॉन्सोनेंट होते हैं। आप पहले को हटा दीजिए, जो बचेगा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं बड़ी तादाद में संस्कृत और प्राकृतिक उर्दू में दाखिल हुई हैं। भ, फ, थ इसकी बहुत अच्छी मिसालें हैं। उर्दू मुसम्मतें यानी वोवेल्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं, वोवेल्स 10 हैं। उर्दू के तमाम मुसम्मतें प्राकृतिक और उसके तवस्सुत से संस्कृत से माखूज हैं। देख रहे हैं उर्दू का रिश्ता किस तरह से संस्कृत से जा मिलता है। उर्दू प्राकृतिक फिर संस्कृत। प्राकृतिक और उनकी अक़साम पर नोट लिखिए। तो प्राकृतिक, जब संस्कृत ज़ुबान के तलफ़्फ़ुज़, क़वायद और नहवी ढांचे में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई तो ये ज़ुबान बिल्कुल बदल गई। संस्कृत यही बदली हुई शक्ल प्राकृतिक कहलाई। संस्कृत की यही बदली हुई शक्ल प्राकृतिक है। वो भी संस्कृत लेकिन उसकी बदली हुई शक्ल। क्यों? क्योंकि उसके तलफ़्फ़ुज़, क़वायद और नहवी ढांचे में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ हो गई, इसलिए उसको प्राकृतिक कहते हैं। अब प्राकृतिक का दौर शुरू होता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले से। अब प्राकृतिक की कई किस्में हैं। पाली संस्कृत यानी कि प्राकृतिक, सबसे पहले प्राकृतिक ये है, इसीलिए इसको पाली संस्कृत कहते हैं। इसकी 2 किस्में, पाली और अशोकी प्राकृतिक। गौतम बुद्ध ने जिस जुबान में अपना उपदेश दिया था, तालीमात दी थी लोगों को, वो पाली प्राकृतिक यानी पाली संस्कृत था। और फिर 200-300 साल बाद जब अशोक आते हैं तो उस टाइम जो प्राकृतिक वो थोड़ी चेंज हो गई थी, तो उसको अशोकी प्राकृतिक से मौसूम किया जाता है। तीसरा जो है वो पाली संस्कृत में 2 चीज़ें आ गई, पाली और अशोकी। अब दूसरी प्राकृतिक ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से शुरू होता है दूसरी प्राकृतिक, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद तक ये रहता है। ये प्राकृतिक, इसको सीधे प्राकृत कहते हैं। पाली प्राकृतिक, अशोकी प्राकृतिक, इसको सीधे प्राकृत कहते हैं, प्राकृत। इसको अभी प्राकृतिक भी कहते हैं। प्राकृत मौलूद मसीह था 500 ईस्वी, यहाँ 500 साल ये भी है, और ये भी पाली संस्कृत भी 500 साल ये भी है। उसकी 5 किस्में हैं। अब जो प्राकृतिक है उसकी 5 किस्में हैं। शूरसेनी प्राकृतिक, मागधी प्राकृतिक, उर्दू मागधी प्राकृतिक, महाराष्ट्री प्राकृतिक और यशाची प्राकृतिक, ठीक है। इसमें शुमाली मगरबी अभिभंश वगैरह नहीं है। अब तवील जवाब के हामिद सवालात यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों के बारे में अपनी मालूमात का इजहार कीजिए। तो जवाब है कि हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों का मुख्तसर ज़िक्र दर्ज झेल है। नंबर 1 निग्रोटो, सबसे पहली कौम जो कि हिंदुस्तान आके बसी उसको निग्रोटो कहते हैं। ये अफ्रीका के कुछ कबाइल थे जो कि तर्के वतन करके ज़रखेज़ ज़मीनों की तलाश में हिंद आए। उनके कुछ निशानात अंडमान में पाए जाते हैं। अंडमान एक द्वीप है जो इंडिया का है। अंडमान निकोबार द्वीप आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है। वहीं का पोर्ट ब्लेयर भी, वहीं हमारे आज़ादी टाइम पे अंग्रेज़ों ने वहीं बहुत से उलमा इकराम को बंद करवा दिया था अंडमान में, ठीक है। प्रोटो आस्ट्रलोइड, ठीक है, ये फ़लस्तीन से आए थे। नंबर 3 आस्ट्रिक बहरे रोम के इलाके से आए थे और शुमाली हिंद के बाद हिस्सों में बस गए, जबकि कुछ लोग हिंदू चीन और इंडोनेशिया चले गए। द्राविड़ी, इसका जिक्र ऊपर आया था। द्रविडियंस जिसको कहते हैं, ये लोग बहर रोम और एशिया कुछ के बाशिंदे थे। तकरीबन ये 3000 कबल मसीह हिंद आए, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 3000 साल पहले। और पंजाब और सिंध के इलाके में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में आबाद हुए। यही द्राविड़ लोग ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में आते हैं। ये तहज़ीब और तमद्दुन के एतबार से बहुत तरक्की याफ्ता थे, बिल्कुल। उनके निशानात आज देख लीजिए, वो भी आज की तरह घर बनाते थे, घर पर सीढ़ियाँ होती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लोग, तो ये कौन लोग थे? ये द्राविड़ी थे जो कि रोम और एशिया कुछ के इलाके से तर्क वतन करके यहाँ आए थे। उनके 2-4 गिरोह जो कन्नड़ी, तेलुगु, तमिल और मलयालम ज़ुबानें बोलते हैं। इन्हीं लोगों का आर्यों ने
साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ धकेल दिया था। इसीलिए आज भी वहाँ के लोग कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम बोलते हैं। असल में ये लोग ही द्राविड़ है। ये लोग पहले यहाँ आर्यों के पहले ये लोग ही यहाँ रह रहे थे, द्राविड़। क्योंकि सबसे पहले कौन रहा था? सबसे पहले निग्रोटो रह रहा था, निग्रोटो। उसके बाद प्रोटो आस्ट्रिक लोग आए, फिर आस्ट्रिक आए, फिर द्राविड़ी आए, फिर द्राविड़ी के बाद लास्ट में जो है आर्य आते हैं। आर्य कौम के लोग 1500 कबल मसीह में अपने वतन वस्त एशिया से रवाना हुए। द्राविड़ी जो है वो 3000 कबल मसीह आते हैं और ये 1500 कबल मसीह आर्य आते हैं। ये वस्त एशिया से आते हैं और कुछ अरसा ईरान और अफगानिस्तान में रहकर हिंद आए। और हिंद आए कैसे? गिरोह दर गिरोह, इकट्ठे सब नहीं आ गए, थोड़ा थोड़ा करके आए। यहाँ उनका मुकाबला द्राविड़ियों से हुआ, यानी हड़प्पा वासियों, मोहनजोदड़ो के लोगों से उनके, और आर्यों ने उन्हें जुनूब की तरफ ढकेल दिया और खुद शुमाल हिंद पर काबिज हो गए। इसी तरह कुछ अरसे के लिए मंगोल, यूनानी, शाक और कुषाण, जो कि खाना बदोश कबीले थे। शाक कुषाण के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें मीनाड़ा बहुत ही मशहूर शासक गुजरा है, बादशाह गुजरा है। कनिष्क कुषाण में कनिष्क बहुत मशहूर राजा गुजरा है। और उनके बाद हुन आए, जिसको हुड़ भी कहते हैं। ये है हिंद के कदीम बाशिंदे जो कि यहीं के होकर रह गए। कदीम हिंद आर्याई दौर की ज़ुबान, वैदिक और क्लासिकल संस्कृत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कदीम हिंद आर्याई दौर, कदीम हिंद आर्याई दौर जो है वो 2 अदवार पर मुश्तमिल है। कदीम हिंद आर्य के 2 अदवार हैं। पहले दौर को वैदिक संस्कृत या वैदिक ज़ुबान कहते हैं। दूसरे दौर को अवामी संस्कृत या लोक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। वैदिक ज़ुबान संस्कृत की कदीम शक्ल है। तो जो वैदिक संस्कृत है, पहले समझो, कदीम हिंद आर्याई दौर, ये एक दौर है जो कि आर्य जब आते हैं 1500 कबल मसीह में, 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक चलता है। 1000 साल तक ये दौर चलता है। कौन दौर? कदीम हिंद आर्याई दौर। अब इसमें 2 दौर है, दोनों कदीम हिंद आर्याई है, लेकिन उससे 2 किस्में कर दी गई हैं। जो पहला वाला फर्स्ट है, जो 1500 कबल मसीह से शुरू होता है, वो है वैदिक ज़ुबान या वैदिक संस्कृत, यानी सबसे प्राचीन ज़ुबान, सबसे प्राचीन संस्कृत ज़ुबान। ठीक है, ये 500 सालों तक चलता है। और 1000 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक 500 साल जो उसके बाद जो ज़ुबान चलती है उसको अवामी संस्कृत या लोक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तख्लीक की गई। ये 4 वेद बहुत मशहूर हैं। ऋग्वेद हमदिया और मजहबी नज़मों का मजमुआ है। इसी ऋग्वेद में ही मशहूर गायत्री मंत्र भी पाया जाता है, जो हिंदू लोग अपने त्योहारों को पढ़ते हैं। ऋग्वेद की तसनीफ़ मुख्तलिफ़ मकामात और मुख्तलिफ़ अदवार में हुई, एक ही साथ नहीं होगी। और ऋग्वेद में जो ज़ुबान यूज़ की गई थी वो वैदिक ज़ुबान, वैदिक संस्कृत ज़ुबान थी, कदीम संस्कृत। मगरबी उलमा के मुताबिक ऋग्वेद की तसनीफ़ 1500 कबल मसीह से शुरू होकर 1200 कबल मसीह पर ख़त्म होती है, यानी 300 साल में ये तसनीफ़ होती है। वैदिक संस्कृत में कदीम उपनिषद, दस्तूरिया, मंत्र ग्रंथ भी लिखे गए। प्राचीन किताबें लिखी गई हिंदुओं की। इसमें 4 मशहूर वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, इनकी डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं इन चारों वेदों की, तो आप दर्जा 6 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पढ़ सकते हैं। उसके सबक नंबर 4 का मुताला करें तो आप वहाँ पर आर्य कौम और उसके मजहबी लिटरेचर जैसे कि महाभारत और ये वेद वगैरह के बारे में तफसील से आप जान सकते हैं। और इसी तरह भी थोड़ा बहुत है। अब आते हैं क्लासिकल संस्कृत पे। दो दौर था ना, एक वैदिक संस्कृत, एक क्लासिकल संस्कृत, जो कि 1000 साल पर मुश्तमिल है, दोनों मिलाकर। तो वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत ज़ुबान में अदबी तसानीफ़ का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये ज़ुबान क्लासिकल संस्कृत कहलाई। यानी बहुत ज़्यादा उसमें किताबें लिखी गई उस ज़ुबान में, और जब किताबें लिखी तो आवाम में पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे ये आवाम में भी ये ज़ुबान मशहूर हो गई। लिहाजा ये ख़ास तबका, ऊँचे तबका के लोगों की ज़ुबान ये ना रही और आवाम की ये ज़ुबान बन गई। इसीलिए इसे अवामी संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहा जाने लगा। ठीक है,
मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे जवाब लिखा हुआ है। जिसकी वजह से ये अद्वित तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये ज़ुबान क्लासिकल संस्कृत कहलाई। क्लासिकल संस्कृत में रामायण महाभारत की तख्लीक अमल में आई। रामायण महाभारत जो है वो वैदिक संस्कृत में नहीं लिखी गई है, बल्कि क्लासिकल संस्कृत में लिखी गई है। इस दौर की खुसूसियत ये रही कि आर्यों के शुमाली मगरबी खित्ते से मशरकी खित्ते की जानिब फैलने से संस्कृत ज़ुबान की मरकज़ियत ख़त्म हो गई। आर्यों जो है मगरिब से, यानी कि पंजाब और राजस्थान, मुल्तान, कराची वगैरह से ये लोग जो हैं इधर उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ इनकी ज़ुबान फैलने लगी और ये लोग भी फैलने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो संस्कृत ज़ुबान आला तरीन ज़ुबान थी, ऊँचे तबके के लोगों की ज़ुबान थी, यानी ब्राह्मण की ज़ुबान थी, वहाँ के राजाओं की ज़ुबान थी, वो अब चेंज हो गया, वो अवामी ज़ुबान बन गया। क्योंकि संस्कृत में बहुत ज़्यादा किताबें तसनीफ़ होने लगी। किताबें तसनीफ़ हो तो आवाम बहुत ज़्यादा उसको पढ़ना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में उसका चलन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से संस्कृत की एक मरकज़ियत थी वो ख़त्म हो गई। लिहाजा इसको जो है इसका नाम रख दिया गया क्लासिकल संस्कृत। और इसका एक मयार जो कायम था वो कायम रहना मुश्किल हो गया। इस मकामी बोलियों से मिलने की वजह से उसकी 3 इलाकाई शक्लें ज़ुहूर पजीर होती रहीं। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ ये ज़ुबान फैलने लगी, तो वहाँ की जो मौजूदा ज़ुबानें थी वो भी इसमें मिलने लगी, जिसकी वजह से इसकी 3 शक्लें बन गई, जिन्हें उदेचिया, प्राचिया और मध्यदेशिया कहते हैं। उदेचिया शुमाल मगरबी खित्ते में राइज थी और इसमें बहुत कम मिलावट हुई थी किसी दूसरी ज़ुबान का, और आर्यों की मयारी बोली थी ये। इसमें र और लाम की जगह सिर्फ र की आवाज़ पाई जाती है। प्राच्य का चलन मशरिक में था, यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ, और ये मयारी से काफ़ी दूर जा पड़ी थी। इसमें मायारी बोली उदेचिया की बाज़ आवाज़ों का तलफ़ुज़ बिगाड़ दिया जाता था। मसलन इसमें र की जगह लाम का चलन आम हो गया था। जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे कि दरिद्र होता है तो उसको बदल के दलिद्र बोलते हैं। राज्य का इलाका वो सरजमीन थी। अब राज्य क्या है, पहले था उदेचिया, एक है उदेचिया और क्या था, उदेचिया, प्राचिया। हाँ, राज्य का इलाका वो सरजमीन थी जहाँ उन दिनों बंगाली आसामी, जो मैंने कहा ना बिहार उत्तर प्रदेश वाला, बंगाली आसामी, उड़िया, बिहारी बोलियों में मगही, मैथिली और भोजपुरी का चलन है। उदेचिया और प्राचिया के दरमियानी इलाके की बोली मध्यदेशिया कहलाती है। ये ना तो बहुत मयारी थी, अब इन दोनों बोलियां यानी प्राचिया और उदेचिया के बीच जो बोली थी उसको मध्यदेशिया कहते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा आला थी ना बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वही कहा जा रहा है कि ये ना तो बहुत मयारी थी और ना ही बहुत गैर मयारी। इसमें र और लाम दोनों आवाज़ें थी। मध्य एशिया का खास इलाका वो था जहां आजकल मगरबी हिंदी की बोलियां यानी कि खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोली जाती है, और जहां उर्दू और हिंदी का चलन आम यानी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये सब इलाके मध्य एशिया कहलाते हैं। उर्दू के हिंद आर्याई पस मंज़र पर रोशनी डाली है। तो उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान है, ठीक है, जिसकी डाक बेल हिंद की दूसरी जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों की तरह 1000 के बाद पड़ती है, और मगरबी हिंदी की एक बोली खड़ी बोली इसका माखज़ बनती है। मगरबी हिंदी में 5 बोलियाँ शामिल हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली और 2 भाषा और हैं, हाँ, हरियाणवी वगैरह। तो इसमें जो खड़ी बोली थी वो उससे जो है उर्दू निकली। खड़ी बोली और उर्दू में बहुत ज़्यादा मुमासिलत है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि खड़ी बोली ही इसका उर्दू का माखज़ बनती है। मगरबी हिंदी शुरू से यानी अपभ्रंश के पतन से पैदा हुई। अब मगरबी हिंदी यानी जो 5 भाषा यानी खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और एक और है, ये जो 5 भाषाएँ हैं ये किससे निकली हैं? शूर सेनी अपभ्रंश के पतन से। और शूर सेनी अपभ्रंश कहाँ से निकला है? ये प्राकृतिक से निकलती है। अपभ्रंश शूर सेनी प्राकृतिक से निकलती है, और दीगर प्राकृतों की तरह शूर सेनी प्राकृतिक
की पैदाइश भी संस्कृत से ही हुई है। इस तरह ये कहना बेजा ना होगा, गलत ना होगा कि उर्दू का लिसानी ख़ानदानी सिलसिला संस्कृत से जाकर मिलता है, क्योंकि जदीद हिंद आर्याई जिसमें उर्दू भी शामिल है कदीम हिंदुस्तान की उस ज़ुबान का तसलसल है जिसे संस्कृत कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू ज़ुबान की एक मरबूत लिसानी तारीख़ है और इसका हिंद आर्याई पस मंज़र 3500 साल के अरसे पर मुहित है। तो ये एक लेसन कंप्लीट हुआ। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो मुझे ज़रूर बताइए, और इस तमाम सवालों को अपनी कॉपी में नोट करके लिख लिया और इसको याद करिए। ये पहला सबक कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे सबक के लिए इस वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।